नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। कल अमित शाह जी पंचकुला के अंदर आ रहे हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, मंथन होगा कि आखिरकार हरियाणा के अंदर सीटें कम क्यों आई। कांग्रेस 5 सीटें लेकर के गई थी, वो भी मजबूत है, और बीजेपी ने भी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई थी। लेकिन अमित शाह जी उस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए था कि 10 में से 10 सीटें क्यों नहीं आई। इसलिए वो कल आ रहे हैं और विधानसभा की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित भी करेंगे, और साथ ही एक नया एक नया स्वरूप बना करके उन्हें देंगे, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर स्थिति मजबूत हो। और चुनाव सर पर है तो उसकी सारी जिम्मेवारी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संजोएंगे भी सही। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि अमित शाह जी के आने से क्या फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है, और बीजेपी किस तरह से मंथन कर रही है, क्योंकि आने वाला समय बीजेपी के लिए भी काफ़ी चिंताजनक, चिंता जो है बीजेपी के चेहरे पर है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सारी जो सीटें हैं उनके पास क्यों नहीं आई, और दूसरा सरकार जो है वो दोबारा बने। इसके लिए विशेष तौर पर अमित शाह जी आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी कल आ रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी जो है वो बनाने के लिए कि चुनाव सर पे है। देखो, अमित शाह जी दो पहलू ध्यान में रख के आ रहे हैं। एक तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बड़ी सोच समझ के बनाती है और हार या जीत को गंभीरता से लेती है। अब भाजपा को जो झटका लगा है हरियाणा में 5 सीटें कम होगी, और इससे भी बढ़ के जो बड़ा झटका है, वोट परसेंटेज काफ़ी कम आया है। 46% कांग्रेस का जा रहा है, और कांग्रेस ने 1% ज़्यादा वोट लिया भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आम पार्टी से नो डाउट गठबंधन था, तो गठबंधन का ही माना जाएगा वोट शेयर। जी बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है कि आगे विधानसभा चुनाव आ गया। हरियाणा को देखो, हरियाणा स्टेट बहुत छोटा है, परंतु दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घेरा हुआ है। तो राजनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से हरियाणा की वैल्यू बहुत है। भारतीय जनता पार्टी अब ये नहीं चाहती कि जो परिणाम लोकसभा में देखने को मिले वो विधानसभा में भी देखने को मिले। और उस पार्टी की गंभीरता तो उसी दिन दिखाई देगी थी जब बड़े 3 नेता धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में हरियाणा में भेजे गए हैं, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब अमित शाह जी इसलिए भी आ रहे हैं कि एक मैसेज देना चाहते हैं पार्टी में, हरियाणा में, कि हरियाणा को लेके वे गंभीर हैं, और जो भी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे उस पर काम करेंगे, और सभी को एक संगठित होकर लड़ाई लड़नी है। क्यों? अब देखो, 10 साल पुरानी सरकार है। जैसे ही चुनाव होगा, आप देखना कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी टूट हो सकती है। और टूट तो देखो स्वाभाविक है, अब दोनों तरफ से शिफ्टिंग हो रही है। जैसे पिछले दिनों किरण चौधरी जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चली गई। भाजपा के भी कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, और यहाँ तक कि एमएलए रैंक के भी लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के टूट के भाजपा में आएंगे। मतलब कि एक पाले बदलने का गेम चलेगा। तो अमित शाह जी का आने से पार्टी को एक मजबूती मिलती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि अमित शाह जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। परंतु इतना तय है अब कि भाजपा विधानसभा चुनाव में लगभग 1 दर्जन विधायकों की टिकटें काटने जा रही है। ये एक बड़ा फैसला होगा सर। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, और ये फैसला तभी ले जा सकती है पार्टी जब अमित शाह जी के नेतृत्व में सारा कुछ चल रहा होगा। अगर कोई और नेता होगा तो नीचे वाले नहीं मानेंगे इतना। 1 दर्जन टिकटें कम से कम कटेंगी, और नए चेहरे आएंगे, क्योंकि 10 साल में जिन विधायकों से या जिन मंत्रियों से लोग नाराज हैं,
भाजपा नहीं चाहेगी कि उनको दोबारा मैदान में, ये 12 तो मैं कह रहा हूँ, ये 15 तक भी फिगर जा सकती है, और ज़्यादा भी हो सकता और कम से कम आप ये मान के चलो जो कैबिनेट के 12-13 मंत्री हैं, इनमें से भी 1/3 की छुट्टी होनी तय है। अच्छा, ये तो मतलब बड़ा फैसला जो है हाँ, कल अमित शाह जी ले क्योंकि सकते हैं। पार्टी अब ऐसे लोगों को सामने लाएगी जिनकी स्वच्छ छवि हो और जिनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ना हो, और उन चेहरों को उतार के पार्टी नए सिरे से विश्वास दिलवाना चाहेगी कि हम आपको एक अच्छा नेता दे रहे हैं, अच्छा सुशासन देना चाह रहे हैं। तो अमित शाह जी तो उसी स्ट्रेटेजी में आ रहे हैं और ये चीज़ होने जा रही है। अगर सर 12 से 15 लोगों की टिकटें अगर कटेंगी तो इसका मतलब वो शिफ्ट भी हो सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएंगे, कांग्रेस की तरफ भागेंगे। देखो दीपक जी, जाना तो वो तो चाहेंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि जिस जगह के लोगों की टिकटें कटेगी कांग्रेस उन्हें ले भी लेगी, कोई जरूरी नहीं है। 2-4 तो एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे तो कांग्रेस में भी हैं कुछ जिनकी टिकट कटेगी वो इधर भागेंगे, परंतु ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ यहाँ लगी हुई है उनको कांग्रेस क्यों अपनी तरफ लेना चाहिए। हाँ, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो 2-4 जिनको लेने में फायदा भी रहता है, और ये जो नेता जाएंगे, अब ये पहले तो अपनी बात करेंगे भी हमें टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। अब हरियाणा में भाजपा ये भी देख रही है कि लोकसभा चुनाव में खास तौर पर जिन हलकों में भाजपा हारी है, देखो कई जगह तो नेताओं ने मेहनत भी करी और फिर भी हार गई, वो तो देखो अपवाद है। नहीं तो भाजपा ऐसे जो नेता हैं जहाँ टिकट पार्टी हार गई है उनकी टिकट भी काट सकती है, और यहां तक कि जहां जीती भी है, क्योंकि मान लो शहरी इलाके हैं जहां जीती है तो वहां ज्यादा, वहां के विधायक का ज्यादा रोल नहीं है, मोदी जी का फैक्टर था, शहरी वोट भाजपा को पसंद करता था और वो उधर गया है। तो ऐसे में कई जो हमारे विधायक हैं शहरी क्षेत्रों के, उनकी भी टिकट कट सकती है। तो आने वाला समय कई नेताओं के लिए बड़ा कष्ट लेके आएगा और कईयों के लिए खुशियां लेके आएगा। कई नए एमएलए, नए चेहरे दिखाई देंगे आपको, संगठन से जो जुड़े हुए नए यूथ पार्टी का है वो सामने आएगा, ताकि पार्टी को और मजबूती दी जा सके। मतलब कई नेता डाल बदलेंगे, अपना पेड़ बदलेंगे, ताकि दूसरी डाल पर बैठ करके मुकाबला किया जा सके, चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस के अंदर आए थे, हालांकि जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था और आपने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस टिकट भी दे, वीरेंद्र सिंह जी को भी लगता था कि लोकसभा की टिकट जो है उनके बेटे को मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी। वो दोबारा से बीजेपी में जाने लायक भी नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ से तो आए थे, और कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दी उनको। और उनका और जो हिसार से सांसद बने हैं कांग्रेस के, उनमें भी कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दोनों जो है लगातार देखो एक ये दूसरे के ऊपर। तो दीपक जी राजनीति में हर एक पार्टी में, जहाँ देखो सत्ता में पार्टी होती है तो वो थोड़ा सा उसका दबाव होता है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखो, हर एक विधानसभा में कहीं ना कहीं खींचतान है, कांग्रेस में भी है। अब किरण चौधरी जी नई नई कांग्रेस में आई हैं, बीजेपी में आई हैं, तो पिछले जो कैंडिडेट थे वहाँ शशि परमार थे, अब उनको अपनी टिकट का खतरा दिखाई दे रहा है, और उनका ये दर्द पिछले दिनों पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में छलका भी। हाँ, उन्होंने कहा जी पुरानों का भी ध्यान रखना। उनको खतरा, तो उनको लेके खतरा स्वाभाविक है भाई, किरण चौधरी जी उस हल्के से एक लंबा समय एमएलए रही हैं, तो एक आदमी जो पिछले 3-4 साल 3-4 योजना से रहा, और जो बंसीलाल, जो सुरेंद्र सिंह, पारिवारिक सीट है उनकी, तो ऐसा नेता जब पार्टी में आएगा तो कुछ सोच समझ के ही आएगा। तो ऐसे में अब मतलब कि शशि परमार नहीं, पूरे भिवानी जिले में हलचल है। धर्मवीर जी ने 2 दिन पहले ये बयान दिया एक चैनल को कि भाई मैं तो अगला चुनाव में संन्यास ले लूंगा, उसके भी कई मायने हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बेटे की बात आई या परिवार की बात है, बोला भी हम कोई किसी पे किसी का बस नहीं है, हर एक की अपनी मर्जी है, उसके कई मायने। धर्मवीर जी का बेटा
क्या धर्मवीर जी की भीतरी सहमति के बाद किसी और पार्टी में जाएगा यहाँ टिकट ना मिलेगी, या फिर उनका एक पार्टी पे एक तरह का प्रेशर बनाने का तरीका है, भाई नहीं तो देखो मेरा बेटा मेरे कहने पे तो है नहीं, अगले की मर्जी है, कहाँ जाएगा, ये तो है नहीं, राजनीतिक है तो घर अगला बैठे ना बैठे। ठीक बात उन्होंने दोनों बातें कह दी दोनों धर्मवीर बातें। जी ने। अब धर्मवीर जी का बेटा कहाँ से चुनाव लड़ेगा? अब उसके लिए सुटेबल सीट्स जो सोचते होंगे या जो आम चर्चा रहती है, तो शाम और दादरी। अब दादरी के अंदर थोड़े दिन पहले सतपाल सांगवान जी शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी कमिटमेंट की हुई है। अब किरण चौधरी जी तो शाम से आ गई हैं, तो कमिटमेंट उन्हें भी है। देखो धर्मवीर जी कहीं ना कहीं असमंजस में आए हैं। किरण चौधरी जी के आने के बाद जो लोग कांग्रेस में थे, जिनका नंबर नहीं पड़ रहा था, जो अब वो सक्रिय हो गए हैं। अनिरुद्ध चौधरी तो ये बंसीलाल का पोता है, जो रणवीर महेंद्रा का बेटा है, उसने आज ही भिवानी में एक वर्कर मीटिंग करी और उसने अपना इच्छा व्यक्त की है। कहीं ना कहीं उसकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था कि वो तोशाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहा तो उन्होंने ये भी कि पार्टी जहां बाजड़ा दे या तोशाम दे, कहीं ना कहीं उसका झुकाव तोशाम की तरफ भी था। पूर्व सांसद जंगवीर सिंह के पुत्र कमल सिंह, जो हजका की टिकट पे पहले चुनाव लड़ सके और 25,000 वोट भी लिए थे कमल सिंह ने, और लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे, यूथ प्रोग्राम से, यूथ लीडरशिप से, आंदोलनों से। तो कमल सिंह भी दावेदार है वहां से। मतलब कि अब आप दादरी में अगर धर्मवीर ट्राई करते हैं तो सतपाल सांगवान कहाँ चले जाएंगे, तो वहां भी हलचल शुरू हो गई। अगर बाजड़ा से एक नई चीज है, कांग्रेस एक चीज और भी कर सकती है कि सोमवीर और राजवीर फटिया, जो दोनों लोहारू से दावेदार हैं, उनमें से अब सोमवीर शोरान है, तो हो सकता है कि शोरान वोटों की बहुतायता को देखते हुए सोमवीर को बाजड़ा भी भेज दे कांग्रेस। तो मतलब अब सारे हलकों में हलचल शुरू होगी। अब मान लो शशि परमार की तोशाम से टिकट कटती है, तो स्वाभाविक तौर है शशि परमार दादरी या भिवानी से ट्राई करेंगे। अब दादरी में सतपाल सांगवान भी ट्राई करेंगे, और भिवानी में अगर शशि परमार ट्राई करते हैं तो यहां पहले से ही सिटिंग विधायक हैं घनश्याम सराफ और जिला अध्यक्ष पार्टी के मुकेश गौड़, वो भी सशक्त दावेदार हैं दोनों। और दादरी में सुनील डूडीवाला भी दावेदार है, मुख्यमंत्री जी की से उनकी जिस प्रकार से नजदीकियां हैं। और पार्टी को भी कास्ट समीकरण भी देखने हैं। पूरी पार्लियामेंट में पार्टी ये भी चाहेगी कि हमें ब्राह्मण को भी टिकट दें, एक राजपूत को भी टिकट दें। तो हरियाणा क्या भिवानी क्या हरियाणा की राजनीति में कई पेच फंसेंगे अब, और टिकटें कटेंगी और नयों को मिलेंगी। और अमित शाह जी जो कल आ रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकली मैसेज है कि पार्टी इसको लेके गंभीर है। कोई नेता पार्टी लाइन से हट के बगावत की भी ना सोचे, ताकि अमित शाह जी का एक प्रेशर है पार्टी पे, नेताओं पे प्रेशर है, ताकि उनके अंदर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर रहे कि अमित शाह जी देख रहे हैं। एक चीज़ और भी देखी सर आपने, 2 दिन पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक ली है, उन्होंने भी साफ तौर पर दो टूक कह दिया कि मुझे इस तरह के बयानबाजी से बड़ा उन्होंने विरोध जताया कि जिस प्रकार से शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक दूसरे के ऊपर, वीरेंद्र सिंह जी इस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे विधानसभा चुनाव जीत करके ला के दो, मुझे इस तरह की बयानबाजी नहीं चाहिए। और साफ तौर पे उन्होंने दो टूक कह दिया, अगर बयानबाजी करोगे या जिसको जाना है बेशक से चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खासतौर पर मेरे को लगता है राहुल गांधी जी का इशारा, ये जो एमपी आए हैं ना नए, पिछले दिनों जैसे विवादित बयान दिया जयप्रकाश ने, एक तो श्रुति चौधरी वारिस को लेके उन्होंने विवादित दिया बयान, दूसरा उन्होंने
शैलजा जी को लेके बयान दिया, वीरेंद्र को लेके, वीरेंद्र जी जो चौधरी वीरेंद्र डूमरगा हैं उनको लेके बयान दिया। तो ये मतलब कि हुड्डा खेमे पे भी असर इशारा था और शैलजा पे भी। शैलजा ने जिस प्रकार से जब किरण चौधरी जी गई तो उन्होंने कहा भी सहानुभूति, तो राहुल गांधी ने इस चीज को भी कहीं ना कहीं रिवर्ट किया, भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। प्रभारी जी को भी जिस प्रकार से उन्होंने हाँ, तो कांग्रेस भी अब हरियाणा को लेके गंभीर है। ये नहीं है कि अब उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी को भी स्पष्ट कह दिया मीटिंग में। उन्होंने कहा ना भी मेरा आखिरी चुनाव, मतलब अमरिंदर सिंह जी भी यही कहते थे मेरा आखिरी चुनाव है, परंतु वो आज भी सक्रिय हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस भी अब की बार अपने जो लीडर्स को लेके नकेल कसेगी और कांग्रेस की ये भी मैसेज देना चाहेगी कि बार बार ये जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ये बनेगा वो बनेगा, कांग्रेस इस मैसेज से चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस के रूप में चुनाव लड़ेगी ताकि पार्टी जीते। और राहुल गांधी की ये सोच रहेगी कि मैं अकेला ये ना कहें कि हम ये हुड्डा की कांग्रेस है या ये वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस है या ये शैलजा की कांग्रेस है, ये सबकी कांग्रेस है। वो इस एंगल से चुनाव, यानी कि आप ये देखो हरियाणा छोटी स्टेट है, इसको राहुल गांधी ने भी लेके मीटिंग कर ली, खड़गे जी भी थे उसमें, वेणुगोपाल भी थे, उधर अमित शाह कल आ रहे हैं, 4,500 विस्तारक कल वहां मौजूद रहेंगे। तो आपको एक बहुत अच्छा मुकाबला हरियाणा में देखने को मिलेगा और एक बढ़िया चुनाव लड़ा जाएगा और कांटे की टक्कर रहेगी हरियाणा। मतलब जनता को जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर मजा आया था, काफी सोच विचार करके उन्होंने वोट दिया था, हाँ। ऐसे ही इस बार भी जो है अच्छे तरीके से चुनाव होगा, बढ़िया तरीके से अपने नेता को चुन सकेंगे, क्योंकि आमने सामने का चुनाव बढ़िया नहीं, वोटर की बूझ हो जाएगी। जब जो नेता ये कहते थे ना भी मेरी जेब में है वोटर, अब वो जमाने लग गए हैं। अब वोटर अपने वोट की कीमत वसूलता है और वो ये दिखाना चाहेगा कि मेरे में दम है, ये नहीं है कि मैं तू मेरी बदौलत है नेताजी। मतलब एक एक वोट के ऊपर नजर रहेगी, नेताओं को नाक रगड़नी पड़ेगी वोटर्स के आगे, ऐसे हालात बनेंगे। देखो झोलिया फिर से जो है वो, हाँ, और ये प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि नेता जो है आपके घर तक पहुंचे, आपसे वोट मांगे और आपको भी तरीके से अपनी समझ से अपनी पसंद से वोट देने का अच्छा मौका मिले। ऐसा ही चुनाव आने वाले समय के अंदर विधानसभा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव अभी गया था, ऐसा ही विधानसभा के अंदर आपको मजा आएगा और आप अपनी मर्जी से वोट भी देंगे। जिस प्रकार से आने वाले समय के अंदर चुनाव है और अमित शाह जी कल हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, इसी प्रकार राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस के लीडरों की बैठक ली है। दोनों ही संगठन के नेता जो है दो टूक कह चुके हैं कि हमें बगावत नहीं चाहिए, आपको पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, आप अपने स्तर से देखिए। जरूर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए इशू के साथ। नमस्कार।